Welcome to Student Tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is Kepler's law of planetary motion. ठीक है, तो ये बेसिकली है नहीं आपकी बुक में ऐसे. आपकी बुक में ये ऑरेंज कलर के या येलो कलर के बॉक्स में दिया हुआ है. ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत डीप में ना जाके हम जो है इसको बस ऊपर का जो आउटलाइन होता है ना उस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है आपको आगे जब आप नेक्स्ट 11th-12th में जाओगे तो ये आपको बहुत डीप में पढ़ाया जाएगा. तो वहाँ पे है ये, लेकिन ये आपकी बुक में इसका एक क्या कहते हैं एक जिक्र है. तो इसलिए हम लोग भी क्या कर रहे हैं, एक क्लास जो है हम कैप्लर्स लॉ पे ले लेते हैं. ठीक है, तो जो कैप्लर्स लॉ थे, जो कैप्लर थे साइंटिस्ट, तो क्या हुआ कि इनसे पहले बहुत से साइंटिस्ट आए थे. तो एक थे टाइको ब्राहे करके एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था कि बहुत ढेर सारे जो है उन्होंने डाटा कलेक्ट किए थे. और डाटा उन्होंने कलेक्ट कैसे किए थे कि रोज जो है मतलब स्टार्स को वो देखते थे और स्टार्स की मूवमेंट को वो क्या करते हैं, नोट डाउन करते थे कि ये स्टार जो है कल यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया. तो उन्होंने बहुत ढेर सारे डाटा जो है उस मतलब कि इकट्ठा कर लिए थे स्टार्स के मूवमेंट को देखकर. फिर जो गैलीलियो आए थे तो उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने ही जो है टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था. तो उन्होंने भी बहुत से प्लैनेट्स के मूवमेंट वगैरह के बारे में सर्च की थी. ठीक है, तो फिर इसके बाद आए कैप्लर्स. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी डाटा जो टाइको ब्राहे ने जो भी डाटा जो है वो कलेक्ट किया था, वो कभी उन्होंने उसको क्या कहते हैं उसको फ्रंट लाइन में नहीं ले आ पाए. उन्होंने डाटा कलेक्ट तो कर लिया था, लेकिन अचानक से उनकी डेथ होने की वजह से या जो भी, तो वो डाटा कभी सामने नहीं आ पाया. तो जब कैप्लर्स आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके उस डाटा को कलेक्ट किया, उस पे उन्होंने रिसर्च की. हाँ, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपना लॉ दिया. अपना क्या किया, प्लैनेट के जो मोशन है उसके बेसिस पे उन्होंने अपना लॉ दिया, जिसको हम बोलते हैं कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. उन्होंने प्लैनेट के मोशन के बारे में अपना लॉ दिया था. ठीक है, तो अब उन्होंने 3 लॉ दिया था. जो प्लैनेट के मोशन के बारे में उन्होंने जो लॉ दिया था उसमें 3 लॉ थे. ठीक है, तो आज हम तीनों लॉ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो क्या था, कैप्लर्स डिराइव्ड 3 लॉज विच govern the motion of planets around the sun. These are known as Kepler's law of planetary motion. जो हमारे प्लैनेट है, हम सबको पता है कि जो प्लैनेट होते हैं वो क्या करते हैं, सन के अराउंड क्या करते हैं, मोशन करते हैं. ठीक है, तो वही जो प्लैनेट सन के अराउंड मोशन कर रहे हैं, उन्हीं के मोशन के बारे में क्या कहते हैं, कैप्लर्स ने लॉ दिया था, जिसको हम बोलते हैं कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. ठीक है, तो उनका जो फर्स्ट लॉ था, तो उन्होंने फर्स्ट लॉ में क्या बताया, उन्होंने फर्स्ट लॉ में बताया कि जो प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में वो मोशन नहीं करते हैं. जैसे मान ले कि ये बीच में क्या है, ये बीच में क्या है, सन है. ठीक है, ये सन है और ये है ऑर्बिट. तो उन्होंने कहा कि जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में ना मोशन करके वो एक स्ट्रक्चर आता है, एक शेप होता है, इलिप्स करके एक शेप होता है. तो उन्होंने कहा कि जो प्लैनेट है वो इलिप्स जो शेप होता है वैसे ऑर्बिट में क्या करते हैं, अपना मूवमेंट करते हैं. और इस ऑर्बिट को हम बोलते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट. क्या कहते हैं, इलेप्टिकल ऑर्बिट. क्या होता है, क्योंकि ये शेप जो है, ये ऑर्बिट का जो शेप है वो कैसा होता है, एलिप्स की तरह होता है. क्या होता है, एलिप्स की तरह होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट. क्या कहते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, तो जैसे ही आपको पता होगा कि कोई भी अगर सर्कल है तो उसका एक सेंटर होता है. क्या होता है, एक सेंटर होता है. ठीक, इस सेंटर से आप उसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे अगर डिस्टेंस को क्या करोगे, मेजर करोगे तो सेम डिस्टेंस निकलेगी.
चाहे वो किसी भी पॉइंट पे, उसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे अगर सेंटर से उसके डिस्टेंस को मेजर करोगे तो वो क्या होगा, इक्वल होगा, उसी को हम लोग कहते हैं रेडियस। ठीक है, लेकिन जो एलिप्स होता है, जो एलिप्स होता है उसका क्या होता है, उसके होते हैं, एलिप्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और उसके होते हैं दो सेंटर, उसके क्या होते हैं, दो सेंटर होते हैं। क्या होते हैं, दो सेंटर। इन सेंटर्स को हम क्या कहते हैं, फोकाई। क्या कहते हैं, फोकाई। इन सेंटर्स को हम क्या कहते हैं, फोकाई। ये जो सेंटर है और ये जो सेंटर है, इन दोनों को हम कहते हैं फोकाई। फोकाई क्या होता है, जैसे फोकस होता है, ठीक है, जैसे वो होता है ना, फोकस होता है, तो फोकस क्या सिंगुलर है और फोकाई क्या है, फोकस का प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो फोकस है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकाई। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फोकस का होता है प्लूरल। हाँ, तो ठीक है, उनका जो फर्स्ट लॉ था उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। उन्होंने जो फर्स्ट लॉ दिया था उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि इस लॉ में, फर्स्ट लॉ में केपलर ने बताया कि जो प्लैनेट होता है वो, उसका जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर ना होके वो क्या होता है, इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट क्या करता है, मोशन करता है। किसके अराउंड, सन के अराउंड। तो ये बताएं कि अब सन कहाँ होगा, सन क्या इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के सेंटर में होगा, नहीं। जो सन होगा वो प्लैनेट का जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा उसके किसी एक फोकस में होगा। जैसे मान लें कि ये उसका एक फोकस है और ये एक, तो उसके किसी एक फोकाई पे क्या होगा, सन होगा। ठीक है, और एक फोकाई क्या होगा, वो एम्प्टी होगा। समझ में आया। जब प्लैनेट किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करेगा, मूव करेगा, किसके अराउंड, सन के अराउंड, तो जो सन होगा वो उसके एक फोकाई पे होगा और उसका एक फोकाई क्या होगा, वो एम्प्टी होगा। चाहे सन यहाँ होगा चाहे सन यहाँ होगा, तो सन जो है बेसिकली प्लैनेट के जो ऑर्बिट होगा उसके एक फोकाई पे होगा। ठीक है, तो केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या कहता है, केपलर्स का फर्स्ट लॉ यही कह रहा है कि जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, मूव करता है, किसके अराउंड, सन के अराउंड, और सन क्या होता है, उसके एक फोकाई पे होता है, एक फोकाई पे होता है। और इसीलिए इस जो केपलर्स का फर्स्ट लॉ है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। जो शेप है ऑर्बिट का वो क्या है, इलिप्स, एंड द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन with the sun at one of the two foci of elliptical orbit। मतलब ये कि जो सन होगा वो उनमें, उनके किसी दोनों फोकाई में से किसी एक फोकाई पे क्या होगा, सन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। आई होप कि आपको ये फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम केपलर का सेकेंड लॉ क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब क्या है, अब हम केपलर्स का जो सेकेंड लॉ है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो केपलर का जो सेकेंड लॉ है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरियाज। ये तो हमें पता है कि जो प्लैनेट है वो क्या करता है, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, कहाँ, सन के अराउंड। ठीक है, अब क्या करता है, क्या है, केपलर ने जो अपना सेकेंड लॉ दिया उसमें उन्होंने क्या बोला, उसने बोला कि जो प्लैनेट है वो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में क्या करता है, इक्वल एरिया स्वीप करता है। इक्वल एरिया क्या करता है, स्वीप करता है, यानी इक्वल एरिया जो है वो कवर करता है। अगर मान ले कि हमने क्या लिया, दो तरह का एरिया लिया, 2 पॉइंट का एरिया लिया, एक ए टू बी को करने में अगर उसको क्या किया, 2 सेकेंड लग रहा है। अगर मान ले कि ए टू बी जाने में उसको 2 सेकेंड लग रहा है, तो सी टू डी जाने में भी उसको क्या लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा। क्या लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा। क्यों, क्योंकि केपलर ने जो लॉ दिया है उसमें उसने यही बोला है कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में जो प्लैनेट है वो जो है सन से लाइन ज्वाइन होती है, सन से प्लैनेट तक की, तो वो कहता है कि जो एरिया है
वो इक्वल स्वैप करेगा। क्या करेगा? इक्वल स्वैप करेगा। अगर आप देखोगे तो देखने में तो आपको लगेगा कि भाई ये बराबर नहीं है एरिया। क्यों? क्योंकि ए बी का जो कम दिख रहा होगा आपको, सी डी का ज्यादा दिख रहा होगा। लेकिन क्या है कि 2 सेकेंड में जो एरिया इसने ए टू बी कवर किया है, तो ये पूरा एरिया हम कहां से लेंगे कि सन से जो लाइन ज्वाइन हो रही है वहां तक लेंगे, वहां तक लेंगे। तो वहां तक का एरिया हम लेंगे। और जब प्लैनेट कहां पहुंचेगा, सी टू डी जाएगा, सी टू डी जाएगा, और जब सन से ज्वाइन करेंगे तो वो एरिया हम लेंगे। तो ये दोनों एरिया ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। ना सिर्फ ये दोनों एरिया, अगर इस इलेप्टिकल ऑर्बिट को आप 2 सेकेंड के, अगर मान लें आप 2 सेकेंड के जितने पार्ट में इसको क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे, तो आप देखोगे और सबका एरिया, हर पार्ट का, हर 2 सेकेंड के बाद वाला का एरिया आप निकालोगे तो वो क्या होगा? वो इक्वल ही होगा। मान लें कि ए टू बी गया 2 सेकेंड में, ठीक है, बी टू ई गया वो फिर 2 सेकेंड में, ठीक है, फिर जो ई टू एफ गया वो फिर 2 सेकेंड में। तो मैं ये कह रही हूं कि ये जो हर 2 सेकेंड में वो जितना एरिया स्वैप कर रहा है वो सारा एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। यानी केपलर ने बोला कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में जो प्लैनेट है वो क्या करता है? इक्वल एरिया स्वैप करता है। इक्वल एरिया क्या करता है? स्वैप करता है। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे होगा? ऐसा ऐसे होता है कि क्या है, हम जब पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में वो है, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है। तो यहाँ जो सन है वो भी तो प्लैनेट पे लगा रहा होगा ना। क्या लगा रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सन और प्लैनेट के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? अट्रैक्शन का, और वो भी कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हम लोग ने देखा था जो F होता है वो क्या होता है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आर स्क्वायर के होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे सन से, और जब प्लैनेट कहाँ है? ए या बी पे है, तो आप देखोगे कि सन से प्लैनेट की डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। सन से प्लैनेट की डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। यानी ज्यादा होगा डिस्टेंस तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? फोर्स कम होगा। तो जो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो प्लैनेट है वो इस एरिया में, ये जो एरिया है इसमें क्या करेगा? धीरे धीरे मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही वो सन के पास आता जाएगा, जैसे ही प्लैनेट क्या करेगा? सन के पास आता जाएगा, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। किससे? सन से। उस टाइम पे क्या होगा? उस पे जो फोर्स होगा वो बढ़ता जाएगा। फोर्स बढ़ने की वजह से जो प्लैनेट है उसका क्या होगा? उसका जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी, और वो कम टाइम में ज्यादा एरिया क्या करेगा? स्वैप करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई कि क्या है कि जो हमारा प्लैनेट है वो जब सन से दूर होता है अपने ऑर्बिट में, तो वो क्या होता है कि वो स्लो मूव करता है। क्या करता है? स्लो मूव करता है। लेकिन जैसे ही प्लैनेट जो है सन के पास आता जाता है, उस टाइम पे क्या होता है कि उसका प्लैनेट की स्पीड क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है, और वो जब सन के पास से गुजरता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो जल्दी मूव करता है, ठीक है। तो जो केपलर्स लॉ है, तो ये जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो प्लैनेट के जो स्पीड है उसके चेंज होने की वजह से हो रहा है। क्या है? प्लैनेट के स्पीड चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो उसी 2 सेकेंड में क्या हो रहा है कि ज्यादा एरिया को स्वैप कर ले रहा है। मतलब जो भी उसके ऑर्बिट में, पूरा ऑर्बिट को अगर आप 2 सेकेंड के पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि जो प्लैनेट है वो हर 2 सेकेंड में जो है सेम एरिया क्या कर रहा है? स्वैप कर रहा है। इसीलिए इस लॉ को क्या बोला गया है? लॉ ऑफ एरियाज। क्या बोला गया? लॉ ऑफ एरियाज। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज। तो जो लाइन ज्वाइन हो रही है प्लैनेट और सन से, वो क्या होते हैं?
जो इक्वल एरिया क्या कर रही है, स्वैप कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर 2 सेकेंड में ए टू बी गई, फिर 2 सेकेंड में वो बी टू ई गई, फिर 2 सेकेंड में वो ई टू एफ गई। लेकिन ये जो आप एरिया निकालोगे ना सन और प्लैनेट से ज्वाइन किया हुआ, तो वो क्या होगा, वो हर एक पार्ट का क्या होगा, सेम होगा। वो हर एक पार्ट का क्या होगा, सेम होगा। तो उसमें जो केपलर थे उन्होंने ये लॉ दिया कि जो भी प्लैनेट है वो क्या होता है, वो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल एरिया क्या करता है, स्वैप करता है। ठीक है। अ प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन इट क्लोजर टू द सन। जो प्लैनेट होता है वो ज्यादा तेज जो है मूव करता है जब वो क्या होता है, सन के पास होता है। और क्यों ज्यादा तेज मूव करता है, क्योंकि सन से और प्लैनेट की जो डिस्टेंस हो जाती है वो हो जाती है कम, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो प्लैनेट है वो उसका जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। एंड मूव स्लोली व्हेन इट इज फर्दर फ्रॉम द सन। और जब वो सन से क्या होता है, प्लैनेट दूर होता है, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो प्लैनेट का मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है स्लो। वो क्या होता है, वो हो जाता है स्लो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आई होप कि आ गई होगी केपलर सेकेंड लॉ। हम इसमें ज्यादा अंदर तक इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे सिर्फ एक पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके बुक में दिया, इस चैप्टर में दिया हुआ है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है केपलर थर्ड लॉ। थर्ड जो लॉ है केपलर का, उसको कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स। इसमें केपलर ने बोला कि जो मीन डिस्टेंस है सन से प्लैनेट तक का, जो मीन डिस्टेंस है उसका क्यूब, यानी कि आर का क्यूब, मीन डिस्टेंस क्या है, आर का क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टी स्क्वायर के, टाइम पीरियड के। क्या होगा, जो आर क्यूब होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी स्क्वायर के। ये बात समझ में आई कि जो प्लैनेट से और सन की जो डिस्टेंस होगी उसका आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टी स्क्वायर के। The cube of the mean distance of a planet from the sun is directly proportional to the square of its orbital period. क्या होगा, ऑर्बिटल पीरियड। यानी कि आपको जैसे पता होगा कि सारे जितने भी ऑर्बिट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनका पूरा अपना ऑर्बिट का पूरा एक चक्कर लगाने का अलग अलग डेज है। ठीक है। जो सन के पास में है उसका जो ऑर्बिट है वो क्या है, छोटा होता है। ठीक है। तो उसका 1 साल का दिन कम होता है। और जो उस सन से जितना दूर जाता है तो वो प्लैनेट का 1 साल का, यानी पूरा एक ऑर्बिट का, अपना पूरा एक ऑर्बिट का चक्कर लगाने का जो टाइमिंग होता है वो उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है। जो सन के पास होगा प्लैनेट, उसका ऑर्बिट का पूरा एक चक्कर लगाने में क्या होगा, कम टाइम लेगा। जो उससे दूर होगा वो उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, जो उससे दूर होगा वो उससे ज्यादा टाइम लेगा, जो सबसे दूर होगा वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। अपना पूरा एक, जैसे इस पॉइंट से, ए पॉइंट से अगर प्लैनेट ने शुरू किया अपना चक्कर और ये पूरा फिनिश होने तक, ए पॉइंट तक फिर से पहुंचने में उसको क्या लग जाता है, उसको जितना दिन लग जाता है वही क्या होता है, उसका टाइम पीरियड हो जाता है। ठीक है। जैसे हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, वो अपना पूरा एक चक्कर लगाने, पूरा ऑर्बिट का एक चक्कर लगाने में 365 डेज लेती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हम टाइम पीरियड की बात कर रहे थे। तो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमको क्या लगाना था, कांस्टेंट लगाना था, हमने कांस्टेंट लगाया। तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। तो ये था हमारा केपलर्स का जो है वो तीनों लॉज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी सिर्फ आउटलाइनिंग हमने क्या की, अभी पढ़ी है। जब ये आपकी जब ऊपर की क्लासेस में, मतलब हायर क्लासेस में जाओगे आप, तब क्या होगा, तब ये आपको बहुत डीप में इसका पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारी बुक में दिया हुआ है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो हम अपने उसमें नेक्स्ट टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।